हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हम यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है। यानी कि आप कोई भी वीडियो कभी भी कितनी भी बार देखना चाहें, आपके लिए 100% फ्री है। और साथ ही कंटेंट भी बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होता है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं क्वालिटी एजुकेशन में, और ये क्वालिटी एजुकेशन हम आपको दे रहे हैं 100% फ्री। और साथ ही साथ हम कोशिश करते रहते हैं कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा नहीं आए, तो जो कुछ भी नया हो सकता है हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो इसी श्रृंखला में जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो है CUET। आप सभी को पता है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, तो उसका भी जितना भी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं, वो भी 100% फ्री है। जैसा कि मैं आपको हिंदी करा रही हूँ, यानी कि CUET का हिंदी लैंग्वेज का जो पोर्शन है वो करा रही हूँ। अभी तक मैं आपको हर टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन और उनके MCQs करा चुकी हूँ, और अब आपको मैं मॉक टेस्ट पेपर करा रही हूँ। तो अभी तक आपके मॉक टेस्ट पेपर 10 हो चुके हैं। आज हम जो लेकर आए हैं वो है 11। तो ध्यान रखिए, आपका ये CUET एंट्रेंस टेस्ट है, ये टोटली आपका MCQs बेस्ड होगा। सारे ही क्वेश्चन MCQs बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस यानी कि क्या क्या सामान्य निर्देश हमको दिए गए हैं। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो ध्यान रखिए, उसमें कुछ सामान्य निर्देश रहेंगे जो इस तरीके से रहेंगे। आपके पास निर्धारित समय है 45 मिनट यानी कि 45 मिनट्स का, और आपका पूर्णांक यानी कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है 200 मार्क्स का। अब क्या है, आपको टोटल 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें आपको 40 ऑप्ट करने हैं, यानी कि 45 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाएंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी कि माइनस मार्किंग है, या आपने कोई भी गलत उत्तर दिया तो उसमें से आपका 1 नंबर कट जाएगा। यानी कि कुछ नंबर तो उसमें मिलने ही नहीं है, बाकी आपने जो सही किए हैं उसमें से आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो बहुत ही सावधानी से आपको क्वेश्चंस मार्क करने, आंसर्स मार्क करने। अच्छा, दूसरी चीज, अब देखिए 45 मिनट का समय है, 40 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन हमारे पास गद्यांश भी आएंगे। मानकर चलिए कि 2 से 3 गद्यांश आएंगे, तो इसलिए जब भी आपके सामने गद्यांश आए तो आप एक ही बार में उसको पढ़िए, यानी कि पूरी एकाग्रता के साथ आपको काम करना होगा। तो चलिए अब यही एकाग्रता हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन पेपर में हमारे पास 3 गद्यांश। तो पहला गद्यांश हमारे सामने क्या आ रहा है, देखिए। अब एक ही बार में इसको पढ़ेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना है कि एक ही बार में इसको समझ जाए। क्या है, उत्तर भारत के संत कवि कबीर दक्षिण और भारत के संत कवि तिरुवल्लुर के समय में लगभग 2000 वर्ष का अंतराल है, किंतु इन दोनों महाकवियों के जीवन में अब अद्भुत साम्य पाया जाता है। दोनों के माता पिता ने जन्म देकर इन्हें त्याग दिया था। दोनों का लालन पालन निसंतान दंपतियों ने बड़े स्नेह और जतन से किया था। व्यवसाय में दोनों जुलाहे थे। दोनों ने सात्विक गृहस्थ जीवन की साधना की थी। तिरुवल्लुर का प्रामाणिक जीवन वृत्तांत प्राप्त नहीं हुआ, कि मतलब उनका जीवन वृत्तांत कैसा है ये कोई दस्तावेज में हमको नहीं मिला है। प्रायः उन्हें चेन्नई के निकट मयिलापुर गांव का जुलाहा माना जाता है, किंतु कुछ लोगों के अनुसार वे राजा एल्लाल के शासन में एक बड़े पदाधिकारी थे और उन्हें वैसा ही सम्मान प्राप्त था जैसा चंद्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य को। उनके बारे में अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। जैसे कहा जाता है कि एक सन्यासी नारी जाति से घृणा करता था। अब जो दंत कथा है वो बताई जा रही है। उनका विश्वास था कि स्त्रियां बुराई की जड़ हैं और उनके साथ ईश्वर भक्ति हो ही नहीं सकती। तिरुवल्लुर ने बड़े आदर से उन्हें अपने घर बुलाया। 2 दिन उनके परिवार के साथ रहकर सन्यासी के विचार ही बदल गए। उसने कहा, यदि तिरुवल्लुर और उनकी पत्नी जैसी जोड़ी हो तो गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है। कबीर के दोहों की भांति तिरुवल्लुर ने भी छोटे छंद में कविताएं रची, जिन्हें कुरल कहा जाता है। कुरलों का संग्रह तिरुक्कल्लूर का एकमात्र ग्रंथ है। तो अब उनके ग्रंथ का नाम क्या है, तिरुक्कल्लूर। तिरुक्कल्लूर को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसका प्रत्येक कुरल एक सूक्ति है, और ये सूक्तियां सभी धर्मों का सार है।
संपूर्ण मानव जाति को शुभ के लिए प्रेरित करना ही इसका उद्देश्य प्रतीत होता है। जैसे धर्म के बारे में 2 कुरलों का आश्रय है। अब 2 कुरल जो है तिरुवल्लुवर के हमारे सामने प्रस्तुत हैं। क्या है? भद्र पुरुषों, पवित्र मानव होना ही धर्म है। स्वच्छ मन वाले बनो और देखो तुम उन्नति के शिखर पर कहां से कहां पहुंच जाते हो। झूठ ना बोलने के गुण को ग्रहण करो तो किसी अन्य धर्म की आवश्यकता ही ना रहेगी। मतलब हम जो झूठ बोलने की हमें प्रवृत्ति है, अगर इसको हम त्याग दें, यानी कि हम झूठ नहीं बोलें, तो हमें किसी धर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारा गद्यांश। अब इसके आगे हमारे सामने इसी गद्यांश पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, वो भी हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। क्या है पहला प्रश्न? यदि कबीर का समय 15वीं शताब्दी ईस्वी है तो तिरुवल्लुवर का समय क्या होगा? अब क्या 15वीं शताब्दी है तो क्या होगा? क्योंकि दोनों के उसमें कितना 2000 वर्ष का फासला रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? लगभग 500 वर्ष ईसा पूर्व, लगभग 1ली सदी ईस्वी, लगभग 1500 वर्ष ईसा पूर्व, लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व। तो यहाँ पर अगर कबीर की 15वीं शताब्दी ईस्वी है तो तिरुवल्लुवर की जो रहेगी वो लगभग 500 ईसा वर्ष पूर्व रहेगी। तिरुवल्लुवर के अनुसार श्रेष्ठ धर्म क्या है? मंदिरों में जाना, किसी अन्य धर्म की आवश्यकता ना रहना, ईश्वर की आस्था होना, मन से पवित्र होना। तो सही इसका ऑप्शन क्या होगा? उनके अनुसार श्रेष्ठ है मन से पवित्र होना। अगर हम मन से पवित्र हैं तो वही हमारा श्रेष्ठ धर्म है। तमिल किस देश प्रदेश की भाषा है? तमिल किस देश या प्रदेश में बोली जाती है? यानी कि हमारा देश है वहीं तमिल बोली जाती है, तो प्रदेश कौन सा है? केरल, कर्नाटक, श्रीलंका या तमिलनाडु? तो जो प्रदेश है वो है हमारा तमिलनाडु। जो संबंध चंद्रगुप्त का चाणक्य से था वही संबंध किसका है? एल्लाल का तिरुवल्लुवर से, तिरुवल्लुवर का एल्लार से, चाणक्य का चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त का एल्लार से। तो किससे बताया था? जैसा संबंध चंद्रगुप्त का चाणक्य से था वैसा ही एल्लार का तिरुवल्लुवर से था, क्योंकि एल्लार जो है राजा थे और उन्हीं के दरबार में तिरुवल्लुवर एक पदाधिकारी थे, जैसे चंद्रगुप्त के दरबार में चाणक्य थे। तिरुवल्लुवर और कबीर में साम्य के बिंदु हैं, यानी कि उनमें समानता की जो बिंदु है, जो चीजें उनमें समान हैं, वो क्या है? जन्म के बाद माता पिता के द्वारा त्याग देना, एक से छंद में कविता करना, जुलाहे का व्यवसाय करना, नारी जाति से घृण करना। तो अब आप यहाँ देखोगे जो उनमें समानता है वो आप 3 देखेंगे। जन्म के बाद माता पिता द्वारा त्याग देना, एक से छंद में कविता करना, जुलाहे का व्यवसाय करना। तो ये 3 जो है उनमें समानता होगी। तो क्या होगा सही विकल्प? अगर हम देखेंगे तो हमारा होना चाहिए 1, 2, 3, यानी कि गा हमारा सही है। तो देखिए सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, नारी जाति से घृणा करने वाले सन्यासी के विचार तिरुवल्लुवर ने कैसे बदले? किस तरीके से उन्होंने उनके विचार बदल दिए थे? उन्हें अपने घर में बुलाया था ना, उनकी बहुत सेवा भाव करी थी। तो क्या है? अपनी गृहस्थी का साक्षी बनाकर, अपने स्वागत सत्कार करके, सुंदर उपदेश देकर, अपनी रचनाएं सुनाकर। तो क्या किया था उन्होंने अपनी गृहस्थी का साक्षी बनाकर, मतलब उनको बुलाया, 2 दिन अपने घर में रखा और दिखाया कि गृहस्थ जीवन जो है वो कितना अच्छा होता है, क्योंकि वो नारियों से बहुत घृणा करते थे। तो उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को दिखाया कि कितना अच्छा होता है। नेक्स्ट है, ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा। ईश्वर भक्ति, तो यहाँ पर अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? ईश्वर की भक्ति। तो अब की हमारा क्या आता है? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास हमारे किस पे बेस्ड रहते हैं? कारक पे बेस्ड रहते हैं। तो कारक हमारे क्या है? अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो की किस कारक की विभक्ति है? वो है संबंध कारक की। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? संबंध तत्पुरुष समास। तो अब हम देख रहे हैं, ईश्वर रूपी भक्ति कर्मधारय समास, ईश्वर की भक्ति करता हो जो बहुव्रीहि समास, ईश्वर और भक्ति द्वंद्व समास, ईश्वर की भक्ति तत्पुरुष समास। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो संबंध तत्पुरुष नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ तत्पुरुष पे बिला सकते हो। तो सही हमारा क्या होगा? घा होगा, ईश्वर की भक्ति तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं, किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती है? किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती है? झूठ को त्याग देने पर,
ईश्वर की शरण मांग लेने पर, नास्तिक हो जाने पर, धर्म पर विश्वास ना होने पर। तो हमें किसी भी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रहती, ये तिल्लावुर के अनुसार कब था, जब हम झूठ बोलना जो है वो छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो जब हम झूठ नहीं बोलते तो हमें किसी भी धर्म की आवश्यकता नहीं रहती है। नेक्स्ट है स्नेह और जतन शब्द क्रमशः हैं। तो यहाँ पर स्नेह और जतन जो शब्द दिए गए हैं वो क्या हैं? देशज और आगत शब्द हैं, आगत और तद्भव शब्द हैं, तत्सम और तद्भव शब्द हैं, तद्भव और तत्सम शब्द हैं। तो यहाँ पे स्नेह और जतन जो है वो है हमारा तत्सम और तद्भव, यानी स्नेह तत्सम शब्द है, ये संस्कृत में जैसे का है वैसा ही हिंदी में लिया गया है। और जतन जो है वो क्या है, वो एक तद्भव शब्द है जिसे संस्कृत से हिंदी में लाया गया है, लेकिन कुछ तब्दीली करके, यानी कुछ बदलाव करके। नेक्स्ट है तिल्लावुर डैश जीवन व्यतीत करते थे। कैसा जीवन व्यतीत करते थे? सन्यासी, राजकीय, गृहस्थ या घुमक्कड़। तो वो कैसा जीवन करते थे? वो एक गृहस्थ जीवन जो करते थे। उनका भाई पत्नी थी, उनका परिवार था, तो वो ऐसा जीवन व्यतीत, तभी तो वो सन्यासी को अपने घर लेकर आए थे। तो सही क्या है? वो एक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट गद्यांश पे। दूसरा गद्यांश हमारा क्या होगा? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यानी कि अब जो गद्यांश आ रहा है उसको भी हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि गद्यांश आपका एक ही बार में आप समझ जाओ। तो इसीलिए एक मॉक टेस्ट पेपर में 2 से या 3 गद्यांश के लिए आप पूरी तरह प्रिपेयर हो। अगर एक आता है तो भी अच्छा, 2 आता है तो भी अच्छा, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। आप हमेशा टफ से टफ पेपर जो है वो सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। एग्जाम में इजी आ गया तो बहुत ही अच्छा है ना। तो हम उसी तरीके से पेपर लाए हैं आपके लिए। तो अब फिर से गद्यांश पढ़ते हैं। मेरे मकान के आगे चौराहे पर ढाबे के आगे फुटपाथ पर खाना खाने वाले लोग बैठते हैं। रिक्शे वाले, मजदूर, फेरी वाली, कबाड़ी वाले, आना जाना लगा ही रहता है। लोग कहते हैं आपको बुरा नहीं लगता। लोग सड़क पर गंदा फैला रहे हैं और आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। इनके कारण पूरे मोहल्ले की आबो हवा खराब हो रही है। मैं उनकी बातों को हल्के में ही लेता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ जो लोग जुटते हैं वे गरीब लोग हैं, अपने काम धाम के बीच रोटी खाने चले आते हैं और खाकर चले जाते हैं। ये आमतौर पर बिहार से आए गरीब ईमानदार लोग हैं जो हमारे इस परिसर के स्थायी सदस्य हो गए हैं। ये उन अवशिष्ट अमीरों से भिन्न हैं जो साधारण सी बात पर भी हंगामा खड़ा कर देते हैं। लोगों के पास पैसा तो आ गया पर धनी होने का सरूर नहीं आया। अधजल गगरी छलकत जाए की तर्ज पर इनमें दिखावे की भावना उबाल खाती है। असल में यह ढाबा हमें भी अपने माहौल से जोड़ता है। मैं लेखक हूँ तो क्या हुआ, गांव के एक सामान्य घर से आया हुआ व्यक्ति हूँ। बचपन में गांव घरों की गरीबी देखी है और भोगी भी है। खेतों की मिट्टी में रमा हूँ, वह मुझ में रमी है। आज भी उस मिट्टी को झाड़ झूड़ कर भले ही शहरी बनने की कोशिश करता हूँ, बन नहीं पाता। वह मिट्टी बाहर से चाहे ना दिखाई दे, अपनी महक और रसमयता से वह मेरे भीतर बसी हुई है। इसीलिए मुझे मिट्टी से जुड़े ये तमाम लोग भाते हैं। इस दुनिया में कहा सुनी होती है, हाथापाई भी होती है, लेकिन कोई किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता। दूसरे तीसरे दिन परस्पर हंसते बतियाते और एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते दिखाई पड़ते हैं। ये सभी कभी न कभी एक दूसरे से लड़ चुके हैं, लेकिन कभी इनकी प्रतीति नहीं होती कि ये लड़ चुके हैं। मतलब वो लड़ चुके हैं लेकिन ऐसा कुछ सबके सामने प्रतीत नहीं होता कि ये कभी लड़े हैं। कल के गुस्से को अगले दिन की धूल की तरह झाड़कर फेंक देते हैं। मान लीजिए कल लड़ाई, वो आज झाड़ झूड़ के, जैसे बच्चे होते हैं उसी तरीके से वो झाड़ झूड़ के उस झगड़े को खत्म कर देते हैं। अब आते हैं इस गद्यांश में हमारे पास कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो फिर से हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अब देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न किसी भी गद्यांश पे 5 पूछे जा सकते हैं, 6 पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हर गद्यांश पे 10 प्रश्न लेकर आए ताकि आपको सॉल्व करने का उतना समय मिले। तो गद्यांश सबसे ज़्यादा समय लेगा, हमें ये ध्यान रखना है। तो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। बाकी व्याकरण तो आप समझ चुके हैं, जितना आप अभी तक पढ़े हैं समझ लीजिए सभी कुछ का टेस्ट है। तो फिर से चलिए इस गद्यांश पर 10 प्रश्नों को हल करते हैं।
लोग लेखक से पूछते हैं कि आपको बुरा नहीं लगता, क्या चीज़? वे गंदे लोग हैं, वे लोग आसपास गंदगी बिखेर देते हैं, वे लेखक से रुष्ट रहते हैं, वे उन्हें गरीबों से मेल जोल पसंद नहीं है। तो क्या है, क्या पूछते हैं लोग कि वे लोग आसपास गंदगी बिखेर देते हैं, मतलब आपको ये चीज़ बुरी नहीं लगती है? लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में लेता है, क्योंकि लेखक जो है, जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनको हल्के में ले रहा, मतलब इतना सीरियसली नहीं लेता। क्यों? जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार हैं। शिकायत करना लोगों की आदत होती है, वह किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता। लेखक उन्हें जानता पहचानता है। तो सही क्या बात है, क्यों नहीं लेते? क्योंकि जुटने वाले जो लोग हैं वे गरीब और ईमानदार हैं। भाई ईमानदार हैं, गरीब हैं, तो उन्हें जहाँ जगह मिल रही है सा के खा पी रहे हैं, तो हमें बुरा क्यों लगेगा? भाई ठीक है, गंदगी है, साफ हो जाएगी। गंदगी तो है, लोगों इंसानों से बढ़कर तो नहीं है ना वो। नेक्स्ट आते हैं, साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देता है? छोटी सी बात पे भी कौन हंगामा खड़ा कर देता है? अमीर किंतु असभ्य लोग, लेखक के परिचित लोग, अशिष्ट रेहड़ी पटरी वाले, रेहड़ी और पटरी वाले जो होते हैं वो, गांव से आए गरीब मजदूर। तो कौन हंगामा खड़ा कर देता है? कि अमीर किंतु असभ्य लोग। अमीर लोग जो हैं भाई, उनके अंदर अमीरी तो आ जाती है पर वो सभ्य नहीं होते, मतलब उन्हें अच्छी तरीके से व्यवहार करने के जो शिष्टाचार होते हैं वो उनके अंदर नहीं रहते हैं। प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? ये जो गद्यांश लिखा गया है ये किस तरीके से लिखा है? देखिए, लेखक ने जो ये गद्यांश लिखा है तो जाहिर सी बात है वो उसके साथ घटित हुआ है। पहली चीज तो हमें ये पढ़कर लग रहा है। दूसरा, ये तुरंत घटित नहीं हुआ है, वो उसके साथ घटित हो चुका था, उसने बाद में उसे याद करके लिखा है। तो जो हमारे जीवन में घटित हो चुका हो और उसे हम याद करके बाद में लिखें तो ये गद्य साहित्य के संस्मरण विधा में आता है। तो यहाँ पर क्या आया? ये रेखाचित्र, कहानी, जीवनी या संस्मरण। तो ये क्या है? ये एक संस्मरण विधा में लिखा गया है। गांठ बांधना का अर्थ क्या है? जो गांठ बांधी है इसका अर्थ क्या दिया जा रहा है? क्रोध करना, संभाल कर रखना, गांठ लगाना, मन में रखना। तो यहाँ गांठ बांधने का तात्पर्य है कोई बात को हम अपने मन में रख लेते हैं, अच्छी बुरी, कुछ बुरी बात खास तौर से अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसको हम मन में रख लें, तो हमने क्या हुआ? हमने अपने मन में गांठ बांध ली। इस दुनिया में कहा सुनी होती है, इस दुनिया का संकेत। अब यहाँ पर उन्होंने बोला इस दुनिया में कहा सुनी होती है, तो इस दुनिया किस उन्होंने तात्पर्य में इस्तेमाल की है? अमीर किंतु अशिष्ट लोगों के लिए, गांव से शहर आ बसे गरीब लोगों के लिए, शहर में गांव आ बसे मजदूरों की दुनिया के लिए, लेखक को उकसाने वाला पड़ोसी के लिए। तो इन्होंने इस दुनिया जो शब्द है वो इस्तेमाल किया है गांव से शहर आ बसे गरीब लोगों के लिए, मतलब वो गांव रोजी रोटी के लिए, मजदूरी के लिए वो गांव से आकर शहर आकर बस गए। तो जब साथ रहते हैं तो थोड़ी बहुत कहा सुनी होती रहती है और वो सुबह वो सारी चीजें वो भूल जाते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए किसके संदर्भ में कहा गया? किसके संदर्भ में कहा गया अधजल गगरी छलकत जाए? अमीर बन गए असभ्य लोगों के लिए, गांव से शहर आकर कमाई करने वाले लोगों के लिए, लेखक जैसे प्रबुद्ध लोगों के लिए, अनपढ़ गरीब ग्रामीणों के लिए। तो इन्होंने अधजल गगरी छलकत जाए जो कहावत इस्तेमाल करी है, ये करी है अमीर बन गए असभ्य लोगों के लिए, मतलब जो लोग अमीर तो हो गए लेकिन उनमें जो है सभ्यता यानी कि बिहेव करने के जो एटिकेट्स होते हैं वो उनके पास नहीं आ पाए। धूल की तरह झाड़ कर फेंक देने का आश्रय क्या है? धूल की तरह झाड़ के फेंक देने का जो उन्होंने बोला इस्तेमाल किया है, इसका मतलब क्या होता है? सफाई से रहना, छोटों की उपेक्षा करना, दूसरों को दे देना, पूरी तरह भुला देना। तो यहाँ धूल की तरह झाड़ कर फेंक देने का तात्पर्य है पूरी तरह से भुला देना। कोई भी एक चीज, जैसे उन्होंने बताया झगड़ा रात में होता है और पूरी तरह सुबह जो है धूल की तरह झाड़ कर फेंक देते हैं, तो उसका तात्पर्य मतलब रात को झगड़ा हुआ और सुबह वो सब कुछ भूल जाते हैं। ढाबे पर खाना खाने वाले कौन लोग थे? तो जो लोग ढाबे पे आके खाना खाते थे लेखक के घर के बाहर, वो लोग कौन हुआ करते थे? गंदे व झगड़ालू लोग, बेईमान लोग, गरीब लोग, लेखक के पड़ोसी लोग। तो वो कौन होते थे? वे लोग होते थे गरीब लोग। लेखक जिन गरीब लोगों की बात कर रहा है वे कहाँ से आए थे? तो जो गरीब लोग हैं वो आकर रहते थे, तो लेखक ने उन गरीब लोगों के बारे में क्या बताया? वो कहाँ से आए थे? शहरों की मलिन बस्तियों से,
बिहार से, गांव से या देश के विभिन्न हिस्सों से। तो लेखक ने बताया था कि ज्यादातर जो है वो बिहार से आए हुए गरीब लोग हैं जो रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आए हुए। तो ये हो गया हमारा दूसरा गद्यांश खत्म। अब हम आते हैं हमारे तीसरे गद्यांश पे। तीसरा गद्यांश हमारा क्या है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अब हमें क्या है, पूरे गद्यांश को फिर से ध्यान से पढ़ना। जैसे हम एकाग्रता के साथ पढ़ रहे हैं, एक ही बार में हम पूरा गद्यांश पढ़ ले रहे हैं, वही एकाग्रता हमें यहाँ फिर से दिखानी है। क्या है? आपको किसी महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी में क्या कठिनाई हो रही है? क्या ऐसा करने में समय की कमी महसूस हो रही है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको समय प्रबंधन सीखने की जरूरत है। कहने का तात्पर्य है हमारे पास सिलेबस ज्यादा है, हम कर नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या है? समय प्रबंधन, जिसे हम टाइम मैनेजमेंट भी बोलते हैं। समय प्रबंधन किसी भी परीक्षा की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बहुत से परीक्षार्थी ऐसे हैं जो परीक्षाओं की तैयारी देर से और बेतरतीब ढंग से शुरू करते हैं, जिससे उन्हें समयाभाव सबसे बड़े शत्रु की तरह दिखने लगता है, यानी कि समय का अभाव। बिना समय प्रबंधन के उस अनुपात में फायदा नहीं हो पाता जिस अनुपात में आप मेहनत करते हैं। मतलब हम उस अनुपात में अगर हमने टाइम मैनेजमेंट से नहीं किया तो हम चाहे जितनी मेहनत कर ले, समय से हम अपनी स्टडीज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वास्तव में समय की गति को या उसके स्वभाव को मैनेज नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ना तो इसे धीमा किया जा सकता है और ना ही इसे रोका जा सकता। भाई समय को हम धीमा नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, ये दोनों ही काम हम नहीं कर सकते। आप स्वयं को मैनेज करते हुए सिर्फ इसका सही उपयोग कर सकते हैं। मतलब अब हमें अपने आप को मैनेज करना है टाइम के अनुसार, ठीक, टाइम के अनुसार अपने आप को हमें बैठाना है। वास्तविकता यही है कि सबसे पहले आप यह निर्धारित करें कि आपका वर्तमान समय कैसे व्यतीत हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट टाइम हम कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं। फिर आप पहले एक सप्ताह में अपने कार्यकलापों को एक पेपर पर लिखकर देखिए कि आपने टाइम टेबल का कितना और कैसे अनुसरण किया है। दूसरे सप्ताह में कितने घंटे सेल्फ स्टडी की और आप निर्धारित सिलेबस का कितना हिस्सा नहीं हो पाया है। एक बार पूरा विश्लेषण करने के बाद आप स्वयं को समय के हिसाब से बदलना शुरू कर सकते हैं। समय बचाने के लिए किसी विशेषज्ञ की टिप काम आ सकती है, परंतु सबसे अधिक प्रभाव आपके निश्चय, समर्पण और समय नियोजन का रहेगा। समय प्रबंधन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और यह सफलता की दिशा में निर्णायक होगा। तो यहाँ पर क्या है, हम समय को नहीं रोक सकते, लेकिन अपने आप को हमें मैनेज करना है, टाइम टेबल बनाना है, देखना है, पहले ऑब्जर्व करना है कि हम कैसे अपना टाइम मैनेज करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक से हमें अपनी स्टडी के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाकर और उसी के अनुसार करना है। अगर मान लीजिए हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम किसी बड़े की सलाह ले सकते हैं इसमें। अब इस गद्यांश पे हमारे पास प्रश्न है, फिर से चलिए प्रश्न हल करते हैं। भाई गद्यांश पढ़ना तो जरूरी था, वो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्या है, समय प्रबंधन सीखने की जरूरत कब है? कब हमें होती है? जब कोई परीक्षा देनी हो, जब अवसर को देने की संभावना हो, जब अच्छा व्यवसाय चुनना हो, जब कुछ करने के लिए समय कम पड़े। तो हम टाइम मैनेज, समय प्रबंधन हम कब करते हैं? जब जो है कुछ करने के लिए समय कम पड़े, यानी कि कोई भी चीज़ हम प्लानिंग करें। सिर्फ हम परीक्षा के लिए बात नहीं करें, किसी भी चीज़, मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप 10 डेज के लिए हॉलीडे पे जा रहे हो और आपने कोई पैकिंग नहीं करी है और आखिरी दिन जो है आपको पैकिंग करनी है, तो ये तो नहीं है, समय आपके पास कम है। तो उस पूरे दिन को, मान लीजिए आपको कल निकलना है और आज का आपका पूरा दिन है, तो पूरा दिन का आपको टाइम मैनेजमेंट सेट करना होगा, क्योंकि 10 डे के ट्रैवल की पूरी पैकिंग है, रास्ते के लिए फूडिंग है, सब कुछ हमें करना है। तो वो सारी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट के थ्रू ही आप कर सकते हो। तो पढ़ाई है, घूमना है, किसी भी चीज़ के लिए, वहाँ बाहर घूमने भी अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें सारे वेन्यू, जितनी भी जगह हैं वो घूमने के लिए, हॉलीडे डेस्टिनेशन में जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, सारी जगह हमें घूमनी है, तो वो भी हम टाइम मैनेजमेंट के थ्रू ही करेंगे। समय के बारे में सच है कि उसे धीमा किया जा सकता है, रोका जा सकता है, लौटाया जा सकता है, मैनेज नहीं किया जा सकता। तो क्या है, समय के बारे में सच है कि उसे मैनेज नहीं किया जा सकता। मैनेज का तात्पर्य उसे हम धीमा नहीं कर सकते, तेज नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। वो जैसा चल रहा है हम उसको वैसे ही चलने दे सकते हैं। समय का अभाव उन्हें शत्रु जैसा लगता है। जो समय का अभाव, समय की कमी जो है
उन्हें समय शत्रु जैसा लगता है। जो कैसे होते हैं, परीक्षाओं की तैयारी गंभीरता से करते हैं, परीक्षाओं को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, परीक्षाओं की तैयारी बेतरतीब ढंग से करते हैं, परीक्षाओं की तैयारी करना ही नहीं चाहते। तो किन लोगों को जो है समय का अभाव वो शत्रु जैसा लगता है, वो है परीक्षाओं की तैयारी बेतरतीब ढंग से करते हैं, जो कभी भी किसी समय भी बैठ गए, कुछ भी कर लिया, मतलब उनका कोई टाइम नहीं है। ऐसे लोगों के लिए समय का अभाव एक शत्रु है। एंड टाइम तो भाई हमारे पास समय बचेगा नहीं, तब समय क्या लगेगा, हमें एक दुश्मन की तरह ही लगता है। सेल्फ स्टडी शब्द है। सेल्फ स्टडी शब्द क्या है, तत्सम है, देशज है, तद्भव है या आगत है। सेल्फ स्टडी दोनों ही इंग्लिश शब्द हैं, तो जाहिर सी बात है ये आगत शब्द होंगे, यानी दूसरी भाषा से आए हिंदी के शब्द, हिंदी में शब्द है। समय प्रबंधन से बढ़ सकता है या सकती है। क्या बढ़ सकता है भाई, देखें, विशेषज्ञता, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास या स्वाभिमान। तो क्या बढ़ सकता है, हमारा आत्मविश्वास, जिसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। महत्वपूर्ण पद का समास विग्रह होगा। महत्वपूर्ण पद है, इसका हमें समास विग्रह करना है। तो क्या होगा, महत्व और पूर्ण, महत्व से पूर्ण, महत्व में पूर्ण या महत्व के लिए पूर्ण। तो यहां पर महत्वपूर्ण क्या होगा, महत्व से पूर्ण। ये देखिए, ठीक। टाइम मैनेजमेंट के लिए उपयुक्त शब्द है। टाइम मैनेजमेंट जो दिया जा रहा है, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा हमारा, समय नियोजन, समय निर्धारण, समयाभाव या समय प्रबंधन। टाइम मैनेजमेंट का जो सही हमारा शब्द है इंग्लिश में, उसको हम बोलेंगे, आपका इंग्लिश का समय टाइम, और हिंदी में हो गया समय प्रबंधन। समयाभाव का विग्रह होगा। अब समयाभाव का हमें विग्रह करना है। क्या है, समय में भाव, समय का अभाव, समय से अभाव, समय का अभाव। तो यहां पर जो होगा वो सही है आपका समय का अभाव, यानी कि समय की कमी, समयाभाव। बिना डैश के उस अनुपात में लाभ नहीं होता जिस अनुपात से आप मेहनत करते हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विकल्प से करें। तो अब यहाँ पर जो हमारा रिक्त स्थान है उसमें से ये चल रहा है, बिना समय प्रबंधक के, बिना शिक्षक के, बिना पुस्तक के या बिना सेल्फ स्टडी के। तो क्या होगा आपका यहाँ पर सही होगा, बिना समय प्रबंधन के उस अनुपात में लाभ नहीं होता जिस अनुपात में आप मेहनत करते हैं। यानी कि बिना टाइम मैनेजमेंट के हमें उतना फायदा नहीं हो सकता जितनी हम मेहनत कर रहे हैं। समय प्रबंधन से डैश क्या है, यहाँ पर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, महत्वपूर्ण परीक्षा पास होती है, सीखने की जरूरत महसूस होती है या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर समय प्रबंधन से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। भाई समय से अगर हमने अपनी सारी स्टडी खत्म कर ली तो हमारे अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, जाहिर सी बात है ना, कॉन्फिडेंस आएगा तो क्या होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर तक हमारे सभी गद्यांश आधारित प्रश्न खत्म हो गए। अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे व्याकरण आधारित जो हमारे बाकी और टॉपिक है उस पे आधारित हमारे प्रश्न आ रहे हैं। तो क्या है प्रश्न, देखते हैं। निम्न प्रश्न में दिए गए गहरे मुद्रित शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। गहरा मुद्रित शब्द है, उसका हमें समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द खोजना है। अरावली पर्वत लाल पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। तो लाल पत्थर, तो यहाँ पर जो गहरा मुद्रित शब्द है वो है पर्वत। पर्वत के लिए क्या होगा, आद्र, आद्री, आद्रा या आग्र। तो यहाँ पर जो सही शब्द है पर्वत के लिए वो है आद्री। क्या है, आद्री शब्द होगा पर्वत के लिए। तो यहाँ क्या दिया, पर्वत के अन्य समानार्थी शब्द हैं पहाड़, गिरी, धराधर, भूधर, कूट, महीधर, नग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा का पर्यायवाची है। अब क्या बताना है, दुर्गा का पर्यायवाची है भारती, श्री, धात्री, जोशना। तो यहाँ पर दुर्गा का जो पर्यायवाची है वह है धात्री। ठीक है, ये देखिए, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है धात्री। अन्य समानार्थी शब्द है, यानी कि दुर्गा के समानार्थी शब्द हैं चंडिका, भवानी, जगदम्बा, कल्याणी, महागौरी, कालिका, अम्बा। अन्य शब्दों के समानार्थी शब्द हैं जैसे भारती, पहला शब्द है भारती, भारती है शारदा। ठीक है, हंस वाहिनी, शारदा देवी किस पे विराजती है, हंस पे। फिर है श्री, श्री का पर्यायवाची है लक्ष्मी, कमला। जोशना का है चांदनी, चंद्रिका। नेक्स्ट है विभु।
क्या है? विभु का पर्यायवाची है सर्वव्यापक नित्य, ब्रह्मा आत्मा, महान ईश्वर, चिरस्थायी दृढ़। तो यहां पर विभु का जो पर्यायवाची है वह है सर्वव्यापक या नित्य, यानी कि कोई चीज हर जगह हो या रोज घटित हो रही हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं विभु। क्या दिया है? विभु का पर्यायवाची सर्वव्यापक तथा नित्य है, जबकि अन्य सभी विकल्प पर्यायवाची की दृष्टि से गलत हैं। यानी कि विभु के हिसाब से ये सभी गलत हैं, सिर्फ सही क्या है? सर्वव्यापक और नित्य। नेक्स्ट है संतोष महाधन है। क्या है? संतोष महाधन है। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा, तो रेखांकित शब्द हमारा क्या है? संतोष। तो इसका हमारा विलोम यानी कि अपोजिट हमें देखना है, असंतोष, अस्वीकार, असहयोग या असार। तो यहां पर संतोष का जो विपरीतार्थक होगा वो क्या होगा? असंतोष। संतोष का शाब्दिक अर्थ है तृप्ति, संतुष्टि, आनंद। संतोष का विरोधार्थक यानी कि विपरीतार्थक या विलोम शब्द है असंतोष, अर्थात असंतुष्टि, अतृप्ति, मन की विकलता। तो ये हमारे क्या होंगे? असंतोष के पर्यायवाची। नेक्स्ट है स्तुत्य। क्या है? स्तुत्य का विलोम है हास्य, हास, हे या हानि। तो स्तुत्य का जो विलोम है वह है स्तुत्य, यानी कि जिसकी हम स्तुति कर सके, जिसकी हम बड़ाई कर सके, प्रार्थना कर सकते। और हे मतलब जिसको हम नकार दें, जिसको बिल्कुल हम पसंद। हे दृष्टि होती ना, हे दृष्टि का तात्पर्य यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जिसे हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। स्तुत्य का अभिप्राय है स्तुति करने योग्य, प्रशंसनीय, स्मरणीय। स्तुत्य का विपरीतार्थक है हे, अर्थात घृणी और तुच्छ या त्याज्य, यानी कि जिसको हम बिल्कुल पसंद नहीं करें, जिसको हम त्याग देना चाहें। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है। नीचे हमारे पास कुछ वाक्य दिए गए, अब हमें देखना है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। पहले क्या दिया है? मोहन ने कक्षा में शब्द का उच्चारण किया। ये एक कर्तवाच्य का उदाहरण है। तो अगर हम ये देखेंगे क्या दिया है? मोहन ने, तो यहां पर क्रिया जो है वो किससे संबंधित हो रही है? कर्ता से। तो ये कृत्यवाच्य है, एकदम सही है। फिर दूसरा है गेंद पड़ोसियों द्वारा फेंकी गई, कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो अब यहां पर जो क्रिया है वो किस पर डिपेंडेंट है? कर्म पर। ठीक है, तो यहां पर ये कर्मवाच्य का उदाहरण है, एकदम सही। यानी कि दोनों ही उदाहरण हमारे सत्य हैं, यानी दोनों विकल्प 1 और 2 हमारा सत्य है। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर का हमें चयन करना है। शब्द स्वप्न का विलोम है जागरण। अब स्वप्न का मतलब होता है क्या? हम सपने देख रहे हैं। तो यहां पर अब हम स्वप्न कब देखते हैं? सोते समय, यानी निंद्रा में। और जागरण इसका विलोम होगा। निंद्रा का विलोम क्या होता है? जागरण। तो यहां पर स्वप्न का विलोम जागरण एकदम सही है। जागरण का समानार्थी शब्द है निंद्रा। जागरण मतलब जागना और उसी का समानार्थी निंद्रा, गलत है। निंद्रा तो अपोजिट हुआ ना। तो यहां पर पहला जो हमारा विकल्प है वो सही है और दूसरा गलत है। तो पहला विकल्प क्या? विकल्प 1 सत्य है लेकिन विकल्प 2 असत्य है। तो यहां पर हमारा क्या आएगा? का सही है। ये देखिए, यह सत्य है कि एक स्वप्न का विलोम जागरण है, हालांकि जागरण शब्द निंद्रा का समानार्थी नहीं है, यह इसके विपरीत है, इसलिए का सही उत्तर है। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर। फिर हमारे पास 2 दिए गए, फिर इन्हें करना है। क्या है? आपके पास चिन्ह दिया है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है, विराम चिन्हों की श्रेणी से संबंधित एक संकेत है। जाहिर सी बात है ये एक विराम चिन्हों की संकलित श्रेणी है। दूसरा, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, घृणा, हर्ष, भय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एकदम सही है। हम विस्मयादिबोधक जो हमारा चिन्ह है इन सभी को, यानी कि यहाँ पर दोनों ही विकल्प हमारे सत्य हैं। तो देखिए, दोनों विकल्प 1 और 2 हमारे सत्य हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित सूची 1 के शब्दों को सूची 2 में उनके अर्थ के साथ सुमेलित करना है। अब हमारे पास 2 सूची दिए हैं, शब्द दिए हैं, उनके अर्थ दिए। अब हमें उन्हें मेल बैठाना है। क्या दिया है? यहाँ पर देखिए, कलाधर, अनुचर, मृगेंद्र, फल। तो अब यहाँ पर हमें करना है, तो हम मिलाते हैं। सबसे पहले हम ABC लिख लेंगे, ध्यान रखिए, A B
सी और डी। ठीक है, ये ABCD में इसीलिए हमने ABCD लिखा है। अब कलाधर, कलाधर का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर चंद्रमा के लिए किया, क्योंकि चंद्रमा अपने रूप को बदलता रहता है, इसीलिए उसको कलाधर कहते हैं। तो ए का हमारा क्या होगा, 4th होगा। फिर आते हैं अनुचर, अनुचर मतलब क्या होता है, सेवक, तो यहाँ पर पहला होगा। फिर आते हैं मृगेंद्र, मृगेंद्र हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर 2 चीजें ध्यान रखिएगा, हमारा बचा क्या है, शार्दुल और परिणाम। तो मृगेंद्र क्या है, शार्दुल्य, यानी कि हमारा हुआ 2। फिर फल हमारा क्या है, परिणाम, तीसरा। ओके, तो हमने ये निकाल लिया। अब आंसर इसका चेक करते हैं एक बार, देखिए क्या है। ए का मतलब है हमारा 4 आ रहा है, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, तो हमारा खा सही होगा, ये देखिए। ठीक है, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ओके, अच्छा, आपको जो अभी मृगेंद्र और शार्दुल बताया गया था, ये शेर, शेर जिसको हम बोलते हैं ना, ये वो है। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं हम दूसरा, निम्नलिखित सूची 1 के शब्दों को सूची 2 में उनके अर्थ के साथ सुमिलित करना है। फिर से हमारे पास 2 सूची है, फिर हमें देखना है। फिर क्या है, मृगधर, पराग, आपका स्वच्छ, तुरंग। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो, मृगधर चंद्रमा होता है, पराग मतलब पुष्पराज, स्वच्छ मतलब निर्मल, तुरंग मतलब घोड़ा। मतलब ये सही ऑर्डर में, ए का 1, बी का 2, सी का 3 है और डी का 4 है। तो यहाँ पर एकदम सही ऑर्डर लगा हुआ है। हम चेक करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, ए का 1, बी का 2, ये रहा गा, हमारा होना चाहिए गा सही। ये देखिए, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने, डैश हो क्या, क्या डैश हो क्या, किसी बात पर तो दृढ़ रहो, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। अब यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है, क्या होगा इसके लिए, सोने पे सुहागा हो क्या, बेपेंदी का लोटा हो, मोटी अक्ल हो, पत्थर की लकीर हो। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी बात पर दृढ़ रहो से ही हमें मुहावरे का अर्थ निकालना है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति किसी बात पे अगर दृढ़ नहीं है तो कभी इस पे, कभी उस पे, कभी उस पे ऐसे जा रहा है, तो यानी कि वो किसी एक चीज पे निश्चित नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम कैसा मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर होगा बेपेंदी का लोटा। अब बेपेंदी का लोटा होगा, अब हम लोटा, आप समझ लो, एक लोटा होता है ना, गोल गोल ऐसे करके होता है, उसकी पेंदी नहीं होगी, तो वो हमेशा क्या होगा, लुढ़कता रहेगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, वो कभी एक जगह पे स्थिर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बेपेंदी का लोटा हो क्या, किसी बात पर दृढ़ तो रहो, ये हमारा सही होगा। वाक्य में रिक्त स्थान में बेपेंदी का लोटा का प्रयोग उचित है। डैश के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा, किस चीज के कारण मैंने रस्सी को सांप समझा, भय, भ्रम, संदेह या जिज्ञासा। तो जाहिर सी बात है, हमें भय लगेगा, डर लगेगा, तभी तो हम रस्सी को सांप समझ लेंगे। तो यहाँ सही क्या होगा, हमारा भय। अच्छा, आप लोग, कई लोग समझोगे कि भ्रम, यानी कि हमें कुछ डाउट हुआ, इसलिए हम डाउट से नहीं बोलते, हम सांप से डरते हैं, हमारे अंदर डर था, तभी एक रस्सी पड़ी हुई थी, हमें डर था, अरे ये तो सांप है, तो हमने क्या, एक रस्सी को सांप समझ लीजिए, डर के मारे। वाक्य में रिक्त स्थान भय का प्रयोग उचित होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अब हमारे पास 6 वाक्यांश दिए गए हैं, जिसमें हमारा पहला और आखिरी निश्चित है, इसमें किसी तरह का फेरबदल नहीं होगा। बीच के 4 को हमें व्यवस्थित करना है। क्या है, पहले हम वाक्य पढ़ेंगे। स्वदेश प्रेम से नागरिकों ने देश के सदा आह्वान पर वशीभूत होकर बड़े से बड़ा त्याग किया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, स्वदेश प्रेम से वशीभूत होकर, तो यहां पर क्या आया, पहले वाया, वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के, या आया देश के आवाहन पर, ला, आवाहन पर सदा बड़े से बड़ा त्याग किया है, रा। तो यहां पर ऑर्डर हमारा क्या आया, वा या ला रा। तो क्या है, स्वदेश प्रेम से वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के आह्वान पर सदा बड़े से बड़ा त्याग किया है। अब ऑर्डर चेक कर लेते हैं, यहां पर क्या है,
वा या ला रा, तो पहला वाला यानी कि का हमारा सही होना चाहिए। देखिए का हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, फिर से हमारे पास 6 वाक्यांश दिए गए हैं, इन्हें हमें ऑर्डर में बैठाना है। पहला और आखिरी हमारा निश्चित है, तो पहला और आखिरी हमारा क्या है, निश्चित है। क्या है, पहले वाक्य पढ़ेंगे। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, इस नौका को बचाती हुई थपेड़े और भंवरों से, जो अपनी बुद्धि बल, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से किनारे तक पहुंचाती है। तो अब इसको अरेंज करेंगे। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, जो अपनी बुद्धि बल, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से, तो पहला हमारा क्या आया, वह। जीवन से के बाद है त्यागमय जीवन से, इस नौका को, क्या आया, इस नौका से थपेड़े और भंवरों से बचाती हुई। किससे है, थपेड़े और भंवरों से बचाती हुई, तो ला है फिर रा है, बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है। फिर से हम इस वाक्य को पढ़ते हैं। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह तलवार है, जो अपनी बुद्धि बल, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है। अब इसको देखते हैं, क्या है यहाँ पे, वा या ला रा, घा, हमारा घा एकदम सही होना चाहिए। देखिए सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब क्या है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है अमर हो जाना, ठगा जाना, प्रसन्न होना, लज्जित होना। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाने का तात्पर्य है लज्जित होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। इसका वाक्य प्रयोग है, झूठ पकड़े जाने पर सीमा अपना सा मुंह लेकर रह गई। तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ है। ये लोकोक्ति क्या है, तबेले की बला बंदर के सिर। अवसर चूकने पर पछताना व्यर्थ है, जैसा चाहा वैसा हो गया। फिर तीसरा है, केवल बाहरी दिखावा, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और। तो यहाँ पर इस कहावत का अर्थ है अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई और, मतलब जो अपराधी था वो करके निकल गया और किसी को पकड़ लिया गया। ये कहावत का सही अर्थ होगा। दी गई लोकोक्ति तबेले की बला बंदर के सिर का अर्थ है अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई और। इसको वाक्य में हम प्रयोग करेंगे। चोर तो चोरी करके भाग गया, पकड़ा गया बेचारा श्याम। पुलिस ने तबेले की बला बंदर के सिर डालकर श्याम को जेल भेज दिया। नेक्स्ट है, अपना हाथ जगन्नाथ, लोकोक्ति का अर्थ है। अब यहाँ पर लोकोक्ति हमारी क्या है, अपना हाथ जगन्नाथ। इसका अर्थ क्या होगा, अपने हाथ से किया काम अच्छा होता है, शारीरिक बल की तुलना में बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है, गुणों के विपरीत नाम होना, अपने हाथ भगवान के पास होना। तो ये जो हमने लोकोक्ति कहावत जो हमने पढ़ी, अपना हाथ जगन्नाथ, इसका अर्थ होगा अपने हाथ से किया काम अच्छा होता है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है अपने हाथ से किया काम अच्छा होता है। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। एक बार मोहन ने राम को अपना काम करने को दे दिया, राम ने वह काम ठीक से नहीं हुआ, तो मोहन ने कहा किसी ने ठीक ही कहा है, अपना हाथ जगन्नाथ। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब हमारे पास एक वाक्य दिया गया है जिसमें कुछ गलती है और उस गलती को हमें ढूंढना भी है और सुधारना भी है। तो क्या दिया है, सीता की मुख चंद्र देखकर राम भी खिल उठे। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारी अंडरलाइन जो वर्ड है वो है सीता की मुख चंद्र। इसमें कुछ मिस्टेक है। जब हमने वाक्य पढ़ा तभी हमें समझ में आ रहा था कि इसमें कारक संबंधी यानी विभक्ति संबंधी त्रुटि है। तो यहाँ पर सीता मुख चंद्र की जगह क्या होगा, सीता का मुख चंद्र, सीता जी के मुख चंद्र, सीता के मुख चंद्र, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो सही होगा वो है सीता का मुख चंद्र देखकर राम भी खिल उठे। तो यहाँ पर विभक्ति यानी की और का में हमारे जो है बदलाव है। क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड सीता की मुख चंद्र को प्रतिस्थापित करने के लिए सीता का मुख चंद्र होगा, अतः रेखांकित खंड में विभक्ति संबंधित त्रुटि है। तो विभक्ति मतलब कारक में त्रुटि पाई गई है।
नेक्स्ट है वाक्य में जहां अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता हो वहां प्रयुक्त होता है। अर्ध विराम यानी कि जहां पर हमें रुकना है मगर उससे और अर्ध विराम मतलब थोड़ी ज्यादा देर के लिए, अब उससे भी कम देर के लिए रुकना हो तो क्या हो, वहां पे हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह या उक्त सभी। तो उसके लिए जब हम अर्ध विराम से कम रुकना हो तो हम अल्प विराम लगाते हैं। देखिए अर्ध विराम की जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है और अल्प विराम का चिन्ह सिर्फ ऐसा होता है। तो ये हमारा होता है अर्ध विराम और ये होता है हमारा अल्प विराम, ध्यान रखिएगा। ये देखिए अल्प विराम होता है। वाक्य में जहां अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता हो वहां अल्प विराम की का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य से सर्वाधिक किया जाता है, अतः विकल्प खा सही है। नेक्स्ट आते हैं लाघव चिन्ह का प्रयोग किस शब्द में किया गया है। यहाँ पे कई शब्द दिए, इसमें कहां पर थे, तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो है हमारा घा, प्रो। जहां पर हम किसी भी शब्द, यहाँ पे प्रो का मतलब हो रहा है प्रोफेसर, ठीक है, शब्द है हमारा प्रोफेसर और इसको हमने शॉर्ट किया है, यानी कि किसी भी शब्द को छोटा करना हमारा, और उसके लिए जब हम इस चिन्ह का, यानी कि ये जो चिन्ह है ये हमारा कहलाता है लाघव चिन्ह। ये जो चिन्ह लगा है ये क्या है हमारा लाघव चिन्ह कहलाता है। तो यहाँ पर घा हमारा सही है, इसमें जो है लाघव चिन्ह प्रो में लगा हुआ है, प्रोफेसर। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर के लिए डॉग आता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर घा है, जहां प्रो में हमारे पास लाघव चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ प्रश्न संख्या 50 के साथ ही हमने अपना ये पूरा मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए समाप्त किया। थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, अभी हम आपके लिए और भी बहुत तरीके के, अब थोड़ा सा पैटर्न बदल के भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, जहां पर कुछ अलग तरीके से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तो एक पैटर्न से हमारा चल रहा था, अब दूसरे पैटर्न से भी लेकर आऊंगी, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ध्यान रखिए जरूरी नहीं है कि हम एक ही पैटर्न से पढ़ें, मतलब मेन है कि हमारी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछ लो, हम हर हाल में उसको करेंगे ही करेंगे। तो अब ये जितने भी हमने आपको टॉपिक वाइज हमने सारा सिलेबस आपको समझाया है, साथ में उसके एमसीक्यूज कराए हैं, मॉक टेस्ट पेपर करा रही हूँ, ये सभी आपको कहाँ मिलेगा। उसके लिए सिंपल है, आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे आना है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर इस तरह का जो है पूरा पेज ओपन देखेंगे। साइड में यहाँ पर आप देखेंगे, यही साइड में आपको CUET मिलेगा। इस तरीके से CUET आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर CUET में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट से लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी, तो यहाँ CUET हिंदी लिखा है, आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने होगी, इसमें सारे टॉपिक्स आपके पास दिए गए। क्लिक करिए, क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट होगा। वीडियो देखिए, एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और ये तो एंट्रेंस टेस्ट है, तो बिल्कुल भी तैयारी आपकी पक्की होनी चाहिए ताकि आपको अच्छे परसेंटेज आ सके और आपको अच्छा कॉलेज में मिल सके। तो बस आपको करना है अच्छे से तैयारी और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।